हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, मैं बस जस्ट वो हो गया हूँ, क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग कर दी शुरू। ठीक ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल टू ऑल? राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। आवाज़ आ रही है भाई? प्रॉपर बता दीजिए, कुछ लोगों की शिकायत आ रही, बोले सर आवाज़ नहीं आ रही।
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये थोड़ा। गुड मॉर्निंग अंसारी जी। आ गए, सारे आ गए भाई। गुड मॉर्निंग निगम जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, प्रॉपर आ रही है, ठीक है भाई। मुझे तभी पता चल पाएगा जब आप लोग थोड़ा मेरे को बताएंगे। मुझे थोड़ा सा ये। थैंक यू शिवाजी जी, थैंक यू अजीत जी फॉर योर कन्फर्मेशंस। ओके, ऑल राइट, आई एम गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। आई गॉट द मैसेज फ्रॉम द पीपल्स एंड मेरी आवाज़ अब सबसे भी लोगों को आ रही है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। और आगे हम शुरू करते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ प्रीति जी। और आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? हमारे ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल से, ठीक है। आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा और इस मैप में हम देख रहे हैं 3 डायनेस्टीज, ठीक है। देखिए अब हम जो है वो कहाँ एंटर कर चुके हैं? हम जो है वो आपके सेकंड सेक्शंस की ओर बढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग राजवीर जी, आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और सभी मस्त होंगे। और सुबह सुबह हमने स्ट्रगल्स को शुरू कर दिया है, तो दिस इज द स्ट्रगल्स। और ये हमारे बीच में स्ट्रगल है। और ये मच्छर कहाँ से आ गया? ठीक है, चलो ओके। गुड मॉर्निंग, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने अभी तक थोड़ा सा जो सीखा है मैं उसको एक समराइज वे में देख लेते हैं। और समराइज वे में देख लेते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि वी आर इन द गुप्ताज एज। देखिए हमने गुप्त एज को देखा था और गुप्त के एज के समय हमने देखा था, हमने डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को समझा था। डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट हम लोगों को ऑलरेडी पता है। और डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को हमने जब सीखा था और समझा था तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन से जब हम आगे देखे तो हमने टाइम पीरियड देखा था हर्षवर्धन का। याद है फैसल खान? दैट मीन्स पापा का, चाचा का, मामा का, दादा का, सबका बदला लेगा हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन जो बदला लेता है वहीं से हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा फ्यूडलिज्म्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं जिसको कहा जाएगा सामंतवाद। करेक्ट है। अब एक्चुअली सामंतवाद का जो कंसेप्ट है वो हम थोड़ा यहीं से समझते हैं और यहीं से हम एंट्री कर लेते हैं हमारे एंशिएंट या हम प्राचीन काल से मॉडर्न एज की ओर। और ये प्राचीन से मॉडर्न एज की जो ओर हम एंट्री कर रहे हैं तो उसके पीछे ये वाले रीजंस भी हमें थोड़ा सा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे जो डायनेस्टीज हैं, हमारे जो रीजनल एरियाज हैं वो वहां यहाँ डेवलप हो जाएंगे। जैसे आज की डेट में आप पॉलिटिकल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आसानी से समझ सकते हैं। करेक्ट है। पॉलिटिकल कंडीशंस में हम देखते हैं कि रीजनलिज्म आना शुरू हो जाता है और उसके पीछे कारण होता है सामंत का। देखिए हमने हर्ष के टाइम पे देखा था कि हर्ष क्या कर रहा है। हर्ष जो है वो आपका वैदिक एज को भी मानता है और बाकी जो रिलीजन है उनको भी मानता है। और इस टाइम पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या करने लगेगा, दान देने लगेगा, ग्रांट देने लगेगा। और ये ग्रांट देने का उद्देश्य पीछे क्या होता है? ग्रांट देने का उद्देश्य होता है, या हम कह सकते हैं ग्रांट दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ द लैंड, ठीक है, भूमि के रूप में दान दिया जाता है। इसी समय हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं या देखते हैं, हमने ये देख लिया है कि दैट इज द फॉल ऑफ द मगध। मगध या पाटलिपुत्र कह लें तो ज्यादा बेटर होगा। The Patliputra is going to fall and we will find out the center is going to change towards the कन्नौज। कन्नौज की ओर चेंज हो चुका है हमारा। और जब हम कन्नौज की ओर आए हैं तो हमने देखा है कि पाटलिपुत्र जो है वो अब सेंटर नहीं रहा है और कन्नौज की तरफ बढ़ चुका है। तो देखिए पॉलिटिकल कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं और दूसरा हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वी कैन से दैट मींस द सिनेरियो इज आल्सो गोइंग टू चेंज। अभी तक हमने मौर्य के टाइम पे देखा था जो एम्पायर है वो सेंट्रलाइज बेस्ड था, लेकिन गुप्त के आते आते तक वो डिसेंट्रलाइज हो गया। हर्ष के टाइम पर आते आते डिसेंट्रलाइजेशन 2.0 हो गया। वी कैन से दैट सेकंड वर्जन ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। और जब हम यहां देखेंगे दैट मीन्स जो 3 ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल्स देखेंगे, 3 पक्षों के बीच में जो युद्ध देखेंगे, इस समय डिसेंट्रलाइजेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, या उसका एक्सट्रीम वर्जन हम देख सकते हैं राजपूत एरा में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो यहां पर सिचुएशंस कुछ ऐसी चेंज होती हुई दिख रही है। और देखेंगे कि जो ब्राह्मण कम्युनिटीज है, ब्राह्मण कम्युनिटीज इज गेटिंग द ग्रांट्स, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ द लैंड्स, ठीक है। जैसे हमने देखा कि मौर्य काल में जो है एम्पायर का डिक्लाइन होगा तो हम कन्नौज के आते आते तक देखने लगेंगे कि जो अधिकारी ऑफिसर्स हैं और जो ब्राह्मण हैं दे आर गेटिंग द ग्रांट्स इन फॉर्म ऑफ द लैंड। उन्हें भूमि के रूप में क्या किया जाने लगेगा, दिया जाने लगेगा सैलरी। और जब भूमि के रूप में दिया जाने लगेगा तो हम यहां पर देखते हैं कि
एक नया कम्युनिटी देखने को मिलेगा एंड दिस न्यू कम्युनिटी इज कॉल्ड द सामंतवाद। तो देखिए दोनों चीजें पैरेलल में समझने की कोशिश करिएगा, जो मैप के मैं लेफ्ट और राइट की ओर लिख रहा हूं। और ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है, दिस कम्युनिटी इज कॉल्ड द सामंत। अब ये सामंत जो हैं हमने पीछे भी देखा है, जैसे गुप्त के जो है सामंत हुआ करते थे। अब आगे चलकर क्या है, जैसे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, ये भी क्या करेंगे, अपने नीचे सामंत रखेंगे और इन्हीं में से आपको कई राजपूत देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली राजकुटास एंड द पाल्स, ठीक है। अब इनका थोड़ा थोड़ा हम यहां पर समझ लेंगे। कल हमने जो देखा था, कल हमने जो है दर्शन वाली कहानी देख ली थी, दर्शन वाला स्टोरी पूरा हमने समझ लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है। हमने एक्सरे झांक कर देखा था, याद करिए, ठीक है। तो ये हम वहीं की ओर बढ़ रहे हैं, दैट मींस हमने देखा है कि सिनारियो पूरे चेंज हो रहे हैं और हम एंशिएंट से मिडाइवल की ओर बढ़ रहे हैं, करेक्ट है। तो ये सिचुएशंस कुछ ऐसी बन रही हैं जो ये बताती हैं कि हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म वाला जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। दूसरा, हमने अभी तक ये भी सीख लिया है कि वाई द कन्नौज इज गोइंग टू डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हर्ष, और हर्ष जो है बदला लेता है, जो फैजल खान का रोल वो अदा कर रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम्स, ठीक है। ही इज गोइंग टू शिफ्टेड हिज कैपिटल टुवर्ड द कन्नौज, और कन्नौज की इंपॉर्टेंस इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देती है, ये हमने देख लिया है। नाउ द एम्पायर, नाउ द बीसी एम्पायर इज गोइंग टू कंक्योर द एरिया ऑफ कन्नौज। जो एम्पायर, जो क्षेत्र जो है वो कन्नौज पर अपना अधिकार जमाएगा, वो क्या होगा, वो यहां पर भारत का या इस पूरे सेक्शंस का राजा कहा जाएगा। इस तरीके के लिए स्ट्रगल्स होते हैं एंड दिस स्ट्रगल्स इज कॉल्ड द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स। ये हमारे त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को, हम किस तरीके से कैसे सेक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं और ये सिचुएशंस कैसी चेंज हो रही हैं, और ये आपके ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स यहाँ शुरू हो रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड के लिए समझ लेते हैं। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये वही कहानी है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के दिन बुरे हो चुके हैं और पाटलिपुत्र के दिन बुरे हो जाने की वजह से हम देखते हैं पावर शिफ्ट होगी कन्नौज की ओर, और कन्नौज की ओर जो कहानी शुरू होगी वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास तक होगी। देखिए 8th सेंचुरी, या हम कह सकते हैं 7th सेंचुरी के आसपास, 7 to 8 सेंचुरी वी हैव सीन द हर्ष। मोटे तौर पर हमने 606 से 647 तक हमने देखा है हर्ष का टाइम पीरियड, और हर्ष यहां से अब जा चुके हैं, और अब ये जो है वो स्ट्रगल शुरू होंगे कन्नौज के लिए, और कन्नौज के लिए जब शुरू होंगे तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक होंगे। एंड दैट इज इन बिटवीन दी 3 डायनेस्टीज, दे आर रूलिंग इन द डिफरेंट एरिया। वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने इनके बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि 8 से 10 तक ये लड़ते रहेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति होगा उसकी एक लिमिट होगी, है ना, और लिमिट होगी तो 8 से 10 तक ये लगातार लड़ते रहेंगे, और इसी में से आपको निकलकर देखने को मिलेंगे 300 की कहानी भी मैं आपको समझा चुका हूं, और इस तरीके से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी राजपूत एरा में। इतना में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने जस्ट वो आपका रखा हुआ कि कौन कौन सा सेक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा हमारा जो चैप्टर है वो इस तरीके से की ओर जाएगा, है ना। ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स हम देखेंगे, और फिर हम आगे थोड़ा इनको दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको, हमारा जो चैप्टर है वो है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट का जो चैप्टर्स आएगा तो मैंने एक थोड़ा सा वो रखा हुआ है कि दे आर द वातापी चालुक्यास। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जस्ट टू दैट मींस रिफ्रेश द मैप को थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। मैंने आपको बताया था यहाँ वातापी चालुक्य थे, और वातापी के बाद आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रकूटास, ठीक है। राष्ट्रकूटास की कैपिटल आपको यहाँ देखने को मिलेगी मान्यखेत, और इसके बाद आएंगे कल्याणी। तो ये थोड़ा मैंने फास्ट ले दिया है। दीज आर द मैप्स रिलेटेड टू द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स। ये कन्नौज के ट्रायंगल को लेकर ये 3 एम्पायर आपस में लड़ेंगे, और ये एम्पायर आपस में अपनी बॉर्डर को लगातार चेंज करते रहते हैं। तो ये सत्ता जो है वो आपको देखने को मिलती जाएगी, करेक्ट है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर्स की ओर। ये वही है जो मैंने आपको बताया, आफ्टर द फॉल ऑफ द हर्ष एम्पायर 7th century many empire originated in the northern India, Deccan and the South India, करेक्ट है। अब इनका एरिया थोड़ा सा आपको यदि समझे मैप में, तो देखिए यहाँ पर कौन होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आपके गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज। यू विल फाइंड आउट राष्ट्रकूट एंड द पाल हेयर, ठीक है। और पाल एक गुटका वाला तो आपको पता ही होगा, है ना।
चलिए, तो ये हम 3 देखने वाले हैं और इसमें ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, दोबारा आ गया, ठीक है। दैट मीन्स ये गुटका वाला आ गया भाई, है ना। ये गुटका वाले की कहानी तो पता ही है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ये टाइम वही है, दैट इज 8th सेंचुरी, है ना। लगभग आप देख लीजिए 8th सेंचुरी के आसपास है गोपाल द गुटका वाला। और ये गोपाल जो है वो क्या करता है, उंगली करता है, सीधी सी बात है। और ये इसका फाउंडर कहा जाएगा। इसने क्या किया देखिए, हाँ ठीक है, तो इसने क्या किया वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए क्या होता है, हमने ये देखा था, ये थोड़ा सा मैप में समझने की कोशिश करिए। हमने ये देखा था बंगाल, बंगाल में कौन था भाई, शशांक, डू यू रिमेंबर। और इसके बाद हम देखते हैं कि कन्नौज में इस समय यहाँ पीछे बैकग्राउंड में हर्ष आपको देखने को मिलता है और शशांक की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर सिस्टम में जो है वो आपको थोड़ी अराजकता देखने को मिलेगी। अराजकता का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे दैट मीन्स कि कोई भी एम्पायर जो है बिना लीडरशिप के जो है डेवलप नहीं होगा। और यहाँ पर वैक्यूम आ जाएगा, लीडरशिप होगी नहीं है तो जनता जो है वो त्रस्त हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी, या कह सकते हैं कि वहां पर रिवॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल वी विल फाइंड आउट, जनता कहती है भैया कि हम परेशान हो गए हैं, शशांक मर चुका है, गोपाल गुटका वाले तुम जो है वो अच्छा मतलब उंगली करते हो, तो एक काम करो, ठीक है, तुम ही जो है हमारे रूलर बन जाओ। ठीक है साहब, ठीक है। गोपाल जो है वो मुंह में दबाए, गुटका दबाए जो है धीरे धीरे क्या बोलता, हाँ हाँ ठीक है हम कर लेंगे। और इसके बाद क्या करता है, ही इज गोइंग टू दैट मीन्स यूनिफाइड, वी विल सी द ही इज गोइंग टू कनक्योर, या इस क्षेत्र को क्या करता है, यूनाइटेड करता है। यूनाइटेड का मतलब यहां पर है उसको एक जोड़ता है, सबको क्या कर देता है, गुटका खिला देता है, बोलता है कि तुम भी खाओ तुम भी खाओ। और ये इस तरीके से गुटका खाते खाते इनका एम्पायर जो है बढ़ जाता है, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप वहां से भी समझ सकते हैं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा गुटखा कहाँ खाया जाता है, तो ये गोपाल ही था जिसने ये सब करवाया है, ठीक है, आप समझ लीजिए ऐसा, ठीक है। बाकी सत्य घटना, बाकी वर्तमान घटनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है भाई, थोड़ा सा समझ जाइएगा, बाकी आप, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज इलेक्टेड एज ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी तक हम देख रहे हैं कि सत्ता जो आपको मिल रही है, जो पावर हमें देखने को मिल रही है, वो लड़ाई झगड़ा, पापा को, चाचा को, मामा को, दादा को मारकर मिल रही है। बट फर्स्ट टाइम गुटखा खाते खाते यहाँ पर आपको गोपाल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे राष्ट्रीय नायक, है ना, नाम तो सुना ही होगा, गोपाल, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, देखिए गोपाल जो है या पाल वंश के रूलर, दे आर फॉलोअर ऑफ द पाल डायनेस्टीज, सॉरी फॉलोअर ऑफ द बौद्धिज्म्स, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये बौद्धिज्म्स धर्म को मानते हैं, ठीक है। हाँ, और ये बौद्ध धर्म को मानते हुए कहते हैं जुआ केसरी। और इसी तरीके से केसरी करते करते ये एक फाउंडेशन रख देते हैं, ये देखो एक आ गया, फाउंडेशन रख देते हैं, वो है आपका औदंतपुरी विश्वविद्यालय, है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ द बौद्धिज्म, जस्ट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देखिए, औदंतपुरी को मैंने आपको जब जैनिज्म बौद्धिज्म में आपको बता रहा था, तो मैंने उस समय भी समराइज किया था, ताकि क्या है कि वो सारी जगह एक, सारे जो आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक साथ आ जाए। आई होप आपको शायद याद होगा, है ना। तो गुटखा के चक्कर में बाकी चीजें ना भूल जाना भाई, ठीक है। आगे आते हैं, दैट मीन्स गोपाल के बाद जो है उसका सन आता है, और उसका सन का नाम है धर्मपाल, ठीक है ना। अजय देवगन के बेटे का नाम तो पता ही होगा, शायद वही है ना, ये धर्मपाल ही है, ठीक है। चलो, तो ये देवगन साहब जो है ये खत्म होते हैं, और जो है वो ये क्या करते हैं, धर्मपाल जो है ही इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स, ठीक है। जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, उस त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान ये भाई साहब जो है वो संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। और इनके दरबार में, इनके जो कोर्ट है उसमें एक व्यक्ति देखने को मिलेगा, ही इज द ग्रेट बौद्धिस्ट एंड द स्कॉलर नेम इज कॉल्ड हरिभद्र, है ना। ये हरिभद्र साहब जो हैं वो इनके दरबार में रहेंगे। अब एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्चुअली क्वेश्चंस का जो सिनारियो है वो थोड़ा ऐसा बन जाता है। देखिए रूलर का नेम है, थोड़ा ये जो आपको याद रखना है, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर हम देखने के मिलेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि देखिए रूलर्स कौन सी डायनेस्टीज से हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है पाल, दैट मीन्स गुटका वाला मतलब पाल वाले हो जाएंगे, ठीक है। नाम से क्लियर आ रहा है, धर्मपाल, दैट मीन्स पाल डायनेस्टीज का होगा, ठीक है। आगे हमें मिलेंगे एक महेंद्र पाल, है ना। लेकिन महेंद्र पाल जो है
वो पाल डायनेस्टीज का नहीं होगा। दैट मीन्स आगे हम देखेंगे कौन सी डायनेस्टीज का है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कुछ सिनारियो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। दूसरा क्या है, यहाँ इनके दरबार में क्या होंगे, कुछ स्कॉलर्स होंगे जो लिटरेचर्स वगैरह से जुड़े होंगे, है ना। तो जिसका लिटरेचर्स होगा वो मैंने यहाँ मेंशन किया नहीं है, तो भाई उसका आपको थोड़ा सा इस तरीके से याद रखना होगा कि किसकी डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम देखते जाएंगे, बाकी हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा ये पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं तो भाई कहाँ कर रहे हैं, पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं लड़ाई झगड़े में। और लड़ाई झगड़े में करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है, ठीक है, गुटखा खा के लड़ाई झगड़ा करता था गोपाल, तो ये भी क्या है आपके, ये भी लड़ाई करेंगे। वैसे भी नाम है धर्म, तो इनमें क्या होगा, वॉर या लड़ाई करने की चीजें तो होंगी, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, पिट जाएंगे। सीधी सी बात है, ये जो है वो आपके पिट जाएंगे। और वो पिटेंगे किससे, ध्रुव से पिटेंगे। ये ध्रुव कौन है, ये ध्रुव जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टीज का है। और यहां पर जो है इनकी लड़ाई हो जाएगी। ये क्या बना दिया भाई, ठीक है जी जी है, ठीक है चलो, तो इनकी लड़ाई हो गई ध्रुव से, और ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट का रूलर है, और राष्ट्रकूट के साथ ये हो जाएगा। इसके अलावा ध्रुव जो है थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का है, और ये प्रतिहार को भी पीट देता है। सीधी सी बात है कि वो क्या कर रहा है, ध्रुव जो है राष्ट्रकूट का है, और राष्ट्रकूट जो है वो आपके गुर्जर प्रतिहार को भी देखने को मिलेंगे। धर्म गरम, बिल्कुल सही, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं पाल को भी ये पीट देता है। सुबह सुबह पिटाई हो रही है, सीधी सी बात है, देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद ऐसा कहा जाता है ध्रुव जो है वापस जो है अपनी कैपिटल की ओर लौट जाता है, और प्रतिहार की कैपिटल है मान्यखेद, वहां पर लौट जाएगा, जिसकी वजह से धर्मपाल जो है फिर से जो है अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, या ऊपरी वाले भाग में, यहां हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं कि ये फिर से पिट जाते हैं, और ये फिर से पिटते हैं नागभट्ट के द्वारा। देखो मैं सिनारियो फिर से समझा देता हूं, ठीक है। देखिए ऐसा क्या हो रहा है, इसको थोड़ा इस तरीके से समझ लीजिए। यहां पर कौन है, धर्मपाल है, ठीक है। और यहां पर कौन है, आपके गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज। और यहां पर है ध्रुव, है ना। और ये ध्रुव क्या करता है, इनको पीटता है, इसके बाद इनको पीटता है, ठीक है। और इसको पीटने के बाद वापस यहां अपनी कैपिटल आ जाएगा। इसकी वजह से ये धर्मपाल जो है वो क्या करता है, वो अपना एम्पायर दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये टेम्परेरी हो पाता है, क्योंकि यहां पर ये क्या है, नागभट्ट के द्वारा फिर से क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये समझना है कि कौन सा रूलर किस डायनेस्टीज का, कौन किसको पीट रहा है, ये थोड़ा सा हम यहां समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पिटाई वगैरह यही सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ज्यादा इतना देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या करने वाला है, नालंदा यूनिवर्सिटी, एक्चुअली मैंने शॉर्ट में लिख दिया है भाई, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है, कोई बताएगा, किसका सेंटर है, जैन, बौद्ध, बाबा रामपाल, आसाराम बापू, किसका सेंटर है? Why Nalanda University is famous and बुद्ध का सेंटर है, लेकिन बुद्ध में भी कौन सी आपका देखने को मिलेगा, वाई, दैट मीन्स बुद्धिज्म तो है, लेकिन बुद्धिज्म में भी कौन सा सेंटर होगा, क्या वज्रयान होगा, क्या हीनयान होगा, क्या महायान होगा? जी राकेश जी, नाउ योर आंसर इज वेरी करेक्ट, ठीक है। बुद्ध सेंटर तो है, लेकिन बुद्ध में भी महायान कहे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स, ठीक है, दैट मीन्स ब्रांच, तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, या कह सकते हैं जो ईस्टर्न सेंटर हमें देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मोटे तौर पर हमने देख लिया था कि फर्स्ट सेंचुरी के आसपास हमने हीनयान महायान को देख लिया था, और हीनयान महायान की एक ब्रांच जो है वो ऑलरेडी यहां पर डेवलप हो रही है, जब हमने गुप्त काल में देखा था। और ही इज गोइंग टू रिनोवेट, है ना भाई, उसमें कह सकते हैं कि रिनोवेट करने का काम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे पाल धर्म के शासक। तो धर्मपाल का नाम भाई इनसे जुड़ा हुआ है, वहां से हम देख सकते हैं। एंड नालंदा दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द कुमार गुप्त, डू यू रिमेंबर, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं। आगे धर्मपाल जो है वो इसी चीज से प्रेरित होकर हम ऐसे कहेंगे, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फाउंडेशन ऑफ द विक्रमशिला। और जैसा मुझे याद आ रहा है, ये भी आपका बिहार में है और भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस भागलपुर या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को के लिए एक्सपेंडिचर्स के लिए वो 200 गांव की आमदनी जो है वो दान दे देता है। 200
ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, महायान, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज कंसेप्ट याद रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा पूर्व वाला वो महायान का ही होगा, नॉर्थ वाला जो है वो भी महायान का होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आप सभी लोगों को पता है, नहीं तो कई बार क्या बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये वापिस ये पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा भाई, ये दोबारा आ गया। ठीक है, ध्रुव बार बार तुम क्यों आ जाते हो? ठीक है, ये फिर से आ गया। ठीक है, ये वापस आ गया। अब आ जाता है धर्मपाल के बाद देवपाल। ठीक है, ये आप ऐसे कह सकते हैं। देवपाल के टाइम पर हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और देवपाल जो है के टाइम पर हमें कई व्यापारी, देखो अब ये वाला सेक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहां से व्यापार जो है वो तो आपका हो रहा है। ये देखो, क्या इस समय तक इंडिया में अरब जो है उनका आक्रमण हो चुका था? आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि 711 में हमने देखा है मोहम्मद बिन कासिम को। एक्चुअली हमने नहीं देखा है तो ज्यादा कहें, ठीक है, हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी डिटेल में बात नहीं की है। ठीक है, हमने उसके एक सिनारियो को समझ चुके हैं, और मोहम्मद बिन कासिम जो है 711-12 के आसपास जो है अटैक करता है। तो वी कैन से दैट कि इंडिया से अरब के जो ट्रेडर्स हैं या व्यापारी हैं या जो लोग हैं जो घूमने आ रहे हैं, अब जैसे ही लॉकडाउन हटा है तो लोग घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि सीधी सी बात है, यहां से जो लोग हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और उसी समय एक आता है व्यापारी जिसका नाम है सुलेमान। ठीक है, सलमान ऐसे कह सकते हैं। और सलमान साहब जो हैं या सुलेमान साहब जो हैं वो आते हैं और यहां पर पाल साम्राज्य को रुहमा के रूप में बताते हैं। जैसे कहते हैं ना भाई कि कोई व्यक्ति आता है और वो उस क्षेत्र के बारे में बात करता है, और रुहमा का जो मतलब है वो है धर्म या धर्मपाल। तो वी कैन से दैट कि धर्मपाल के नाम पर ये वो अपना कह सकते हैं अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे भाई कोई आया, ठीक है, अभी कोई चीनी आया और उसने बोल दिया नमो। ठीक है, अब नमो का मतलब ओम नमः शिवाय भी हो सकता है, लेकिन नमो का मतलब आपको पता चल गया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई अभी चीनी आ जाए, कोई अरबी आ जाए और वो कुछ इस तरीके से कह जाए तो हम ऐसा समझ लेंगे कि नमो का मतलब है नरेंद्र मोदी। आजकल स्टेडियम के भी नाम रख दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है कहानी आपके पाल वंश की, और हम ये देखते जा रहे हैं कि पाल वंश के जो रूलर हैं वो क्या कर रहे हैं, बौद्ध धर्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म में कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ दे आर गोइंग टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, वो अपने एम्पायर का भी क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। और देवपाल के अकाउंट में एक अचीवमेंट देखने को मिलती है, और वो अचीवमेंट है आपकी प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर इज नथिंग बट दैट इज द प्लेस जहां पर हम देखते हैं जो है भारत का पूर्वी भाग, और ये है असम। ठीक है, और ये उसका पुराना नाम आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं इसको कामरूप भी बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, प्राग ज्योतिषपुर या असम, वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहां भी चुनाव है और यहां भी क्या है, आग लगी है, सीधी सी बात है। और यहां भी हम देखते हैं अपना शासन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पाल वंश के शासक। इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है, बीजेपी जो है दोबारा अपनी सरकार बनाने की कोशिश यहां कर रही है, तो वहां से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। उड़ीसा में भी आपके और चुनाव देखने को मिलेंगे आगे के समय में। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक खास घटना और होती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पाल डायनेस्टीज वी विल फाइंड आउट द दलाई लामा। दैट दलाई लामा का मतलब है एक्चुअली लामा कंसेप्ट, और दलाई लामा जो है आज की डेट में उनके मतलब चीफ है या हेड हैं। ठीक है, और दलाई लामा एक नया सिस्टम शुरू करते हैं। जैसे देखिए, बौद्ध धर्म में हमने क्या देखा, हीनयान देखा। बौद्ध धर्म में हमने क्या देखा, महायान को समझा। महायान, हीनयान, इसी के साथ इसी में एक सिस्टम आएगा जिसको लामा पद्धति कहा जाएगा, लामा। और इसीलिए दलाई जो है अपने नाम के आगे लगाते हैं दलाई लामा, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब हो रही है, व्हेन दिस सिस्टम इज गोइंग टू स्टार्ट, दिस सिस्टम इज गोइंग टू स्टार्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द, ये हम देखेंगे 9th सेंचुरी के आसपास। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर दो संत हैं, दो आपके बाबा हैं, सीधी सी बात है, दो बाबा जो हैं जिनके नाम है संत रक्षित एंड दीपांकर। संत रक्षित एंड दीपांकर, दे आर गोइंग टू द तिब्बत।
तिब्बत जाते हैं और तिब्बत में जाने के बाद वो एक क्या करते हैं, एक नई सिस्टम्स को शुरू करते हैं, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द लामा। करेक्ट है। और यहीं से निकल कर आएंगे हमारे दलाई लामा, और यहीं से फिर दलाई लामा भाग कर आएंगे 1956 में, जैसा मुझे याद आ रहा है 1956 में, और वो रहते हैं मेरे हिसाब से वो रहते हैं हिमाचल में, है ना, हिमाचल में धर्मशाला। ठीक है। और यहां से नाम भी कनेक्ट कर लीजिए, धर्मशाला। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, धर्मशाला मतलब धर्मपाल की जगह, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा है नहीं है। ठीक है, जस्ट टू मेमोराइज, जस्ट टू कनेक्ट द सिनारियो, सिनारियो को कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कोई ये हम ऐसे हम समझ सकते हैं। देखिए, चीजों को मेमोराइज करना, कनेक्ट करना, और कनेक्ट करने के लिए हम वहां से इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये है पालों की कहानी। इन्होंने नेपाल वाले पार्ट को भी जीत लिया है, और नेपाल वाले भाग को जीतते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देवपाल के टाइम पर एक खास घटना और होती है जो आपको देखने को मिलती है पाल, और वो है आपके सुमात्रा जावा। देखिए, अब मैप को थोड़ा सा याद करिए, और मैप को जब हम याद करेंगे तो पाल डायनेस्टीज इज रूलिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। वो अपना एम्पायर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्या वो पोर्ट एरिया से कनेक्ट थे? आंसर आएगा यस। ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद द पोर्ट एरिया। और जब हम देखते हैं कि उनके रिलेशंस जो हैं वो आपके कहाँ होंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो आपका सुमात्रा जावा वाला पार्ट है, सुमात्रा एक आइलैंड है, जावा एक आइलैंड है। ठीक है, और ये आई थिंक जावा पर ही आपको उसकी कैपिटल मिलेगी, जकार्ता। ठीक है, सुमात्रा जो है उसके ऊपर का एक लैंड वाला पार्ट है, और ये इंडोनेशिया जो वर्तमान इंडोनेशिया है वहां पर एक रूलर रूल कर रहा है जिसका नाम है, जिस वंश का नाम है शैलेंद्र वंश। शैलेंद्र डायनेस्टीज इज रूलिंग इन द एरिया ऑफ द इंडोनेशिया, एंड यहां का एक रूलर है जिसका नाम है बालदेव पुत्र, है ना, नाम है, ये ध्यान दीजिएगा, द बालदेव। ठीक है, वालदेव जो है वो क्या करता है, वो यहां पर वो भी बौद्ध रिलीजन्स को सपोर्ट करता है, या बौद्ध रिलीजन्स को जब मानता है तो वो इसके लिए 5 गांव दान में दे देता है। 5 गांव भैया ले जाओ। ठीक है, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, या वो कहता है दैट मीन्स, ठीक है, हमें परमिशन दीजिए, आप जो है वो हम कहीं ना कहीं यहां पर बौद्ध विहार बनाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको सिचुएशंस देखने को मिलती है। तो रूलर्स, तो बौद्ध धर्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का एक्सपेंशन कितना हो चुका है, और बौद्ध धर्म का एक्सपेंशन आपको ना केवल इंडिया बल्कि आपको इंडिया के बाहर भी देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनारियो आपको देखते हुए, समझते हुए देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और आगे चलकर देखिए, अब मैंने आपको सारे रूलर्स नहीं पढ़ाना है, सारे रूलर्स मैं नहीं बता सकता, सीधी सी बात है, हमें उनको याद भी नहीं रख पाएंगे, और हमें केवल एक बेसिक कंसेप्ट को समझना है उनके। और जब बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं तो हम यहां पर जंप लगा देते हैं, और जंप हमने कहां पहुंच गए, देखिए। अब मोटे तौर पर एक चीज समझने की कोशिश करिए, इतना टाइम पीरियड, ये एक्चुअली इनका टाइम पीरियड गलत आया। ठीक है, पहली बात तो ये इतना कोई रूल नहीं करता है। ठीक है, ये इतना, ये 1100 नहीं है, ये इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए कि ये लगभग लगभग आपको एक लंबा टाइम पीरियड यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इनके अकाउंट में इतना कुछ खास है नहीं है, लेकिन रामपाल के समय पर देखिए, है ना, एक बाबा भी आए थे, रामपाल बाबा। ठीक है, बाबा रामपाल, या कह सकते हैं रामपाल के टाइम पे हमें एक नाटक देखने को मिलेगा, या एक कविता देखने को मिलेगी जो संस्कृत से संबंधित है दिस, और उसका नाम है संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया रामपाल चरित। रामपाल चरित इज नथिंग बट दैट इज अ लिटरेचर, एंड दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूटेड बाय द संध्याकर नंदी। तो संध्याकर नंदी एक बुक लिख रहे हैं, और बुक लिखने के बाद जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसका कवर पेज है, उसका नाम है रामपाल चरित। तो रामपाल चरित इज नथिंग बट रामपाल के चरित्र के बारे में बताया जा रहा है, दैट मीन द स्टोरी ऑफ द रामपाल। हमारे यहाँ भी एक रामपाल है जो आपको नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में देखने को मिलेंगे, और उनका चरित्र तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक तो ये ठीक ठाक रहेंगे, इसके बाद इनमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और ये डिक्लाइन यहीं से देखने को मिल जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी विल फाइंड आउट द रामपाल चरित। ये कहानी आपको यहां देखने को मिली, ये भाई इग्नोर कर देना प्लीज भाई और बहनों। ठीक है ना, क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो जाती है। ठीक है, और रामपाल के इस बुक में, या रामपाल चरित में, हमें देखने को मिलेगा देयर इज ए रिवॉल्ट ऑफ द कैवर्थ। ठीक है, एक कम्युनिटी है, उसका रिवॉल्ट आपको यहां देखने को मिलेगा,
ये इंफॉर्मेशन हमें यहां देखने को मिलेगी। तो ही वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द पाल डायनेस्टीज, ये अंतिम महान शासक होता है यहाँ का। और यहां पर आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा ये पाल डायनेस्टी। तो मोटे तौर पर जो मैंने आपको कहानी बताई है ड्यूरिंग द 8 to 10 सेंचुरीज, ठीक है, इसके बाद हमें यहां देखने को मिलेंगे द पाल इज गोइंग टू डिक्लाइन, ठीक है, दैट इज गोइंग टू वेरीफाइड बाय द रामपाल, और ये सारी चीजें वेरीफाई भी हो रही हैं। और जब हम ये देखेंगे कि ये खत्म होंगे तो ये वैक्यूम को भरने के लिए कौन आएगा वो हम देखेंगे। तो हमें यहाँ पर दो वैक्यूम देखने को मिलेंगे, दो रिप्लेसमेंट देखने को मिलेंगे, जिनके नाम है गजनवी, और गजनवी के बाद आपको गौरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिनारियो बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए बहुत सारी सिनारियो बन रहे हैं। हमें यहाँ पर इन्वेडर्स भी देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पर आपके राजपूत काल के रूलर्स भी देखने को मिलेंगे, और हमें यहाँ पर आपको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स के दौरान 3 डायनेस्टीज लड़ते हुए भी दिखाई दे रही हैं। तो ये सिनारियो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, मतलब ये आगे पीछे ही है, मतलब इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है ना, बट समझने का ही फेर है। और मेरे हिसाब से अभी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, क्योंकि अभी जो चैप्टर यदि एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं है? ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए इस चीज की कि ये समस्याएं जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारा सिचुएशन जो है किस तरीके से बन रहा है वो हम थोड़ा देख रहे हैं ना। तो सिनारियो जो है वो आपको देखने को मिलता है, और हमने पाल के बारे में, दैट मीन्स द गुटका वाला गोपाल के बारे में हमने सीख लिया है। आगे आ जाते हैं जो है प्रतिहार, और प्रतिहार का मतलब हमें देखने को मिलता है वो लोग जो आपके गेट पर खड़े हैं या हमारे गार्ड के रूप में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं केवल यही कहूंगा आपसे कि कभी कभी चैप्टर्स जो हैं ऊपर नीचे हैं, लेकिन उन चैप्टर्स को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना हमारा काम है, ताकि हम अपनी स्टडी को आसानी से समझ सकें। करेक्ट है? तो ये अगला डायनेस्टी आ रहा है प्रतिहार डायनेस्टीज, और ये कौन से भाग में रूल करेंगे? वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, वेस्ट इंडिया की ओर रूल करेंगे, और इनका जो रूलर एरिया है वो हम ऑलरेडी मैप में समझ चुके हैं। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के बारे में यदि इनिशियल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है तो वो हमें देखने को मिलती है अहोल इंस्क्रिप्शंस। वेयर डिड यू फाइंड अहोल? ये कहां मिला भाई आपको? ये हमें देखने को मिलेगा चालुक्यास के टाइम पर, और चालुक्य का रूलर है पुलकेशिन सेकंड। ऑलराइट, समझ में आया? पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया था? याद करिए, हर्ष को डिफीट किया था, और ये हर्ष वही है जो आपका पापा का, चाचा का, मामा का, दादा का, सबका बदला ले रहा था हमारा ये फैजल खान। ठीक है, फिर से वापस आ गया। तो ये फैजल खान जो है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके जो चेले चपाटे, दैट मीन्स, ठीक है, वो आपको थोड़ा देखने को मिलेंगे। दोबारा आ गया है पुलकेशिन। ठीक है, तो दोबारा पुलकेशिन ने एक्चुअली कुछ नहीं किया है ना, ऐसे हम समझ लेते हैं। पुलकेशिन ने केवल ये फैजल खान को हरा दिया, इसीलिए ज्यादा आता है हिस्ट्री में। ठीक है, अब हर्ष और फैजल खान तो आपको पता ही है, ठीक है ना, टक करेंगे वो ऐसे कुछ। ठीक है, हाँ ठीक है। इनके बारे में फर्स्ट नॉन रूलर के बारे में पता चलता है तो वो आते हैं हरिश्चंद्र। देखो पहला तो ये है कि ये जो है आपके इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन जो कुछ भी मिलती है वो थोड़ा बहुत हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ चुके होंगे आप लोग। हाँ ठीक है, तो इनका जो फाउंडर है दैट मीन द हरिश्चंद्र है ना। और सर एक बार और, अरे नहीं भाई ठीक है। अभी दोबारा आएगा, ठीक है, ब्रेक के बाद। ठीक है, और अगला जो हमारा आता है रूलर्स, वो फिर से हर्ष फिर से आएगा भाई। ठीक है, तो पैसे ही फिर से आपका आएगा, तो हम बात करेंगे। चलो आगे हम देखते हैं कि इसका जो मेन रूलर है उसका नाम है नागभट्ट। अभी देखिए, अभी हमने देखा था कि नागभट्ट जो है सेकंड, नागभट्ट सेकंड जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा पाल डायनेस्टीज के रूलर को जो है डिफीट कर रहा था। तो ये इनका टाइम पीरियड है। अब देखो इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली वही टाइम है जब हमें गुटका वाला देखने को मिला था। याद करिए, ठीक है, और जब गुटका वाला हमें देखने को मिला था तो ये वही टाइम है जहां पर आपके ये गुर्जर प्रतिहार वेस्ट में आपको डेवलप करते हुए देखने को मिलेंगे। And this is the great achievement of the Gurjar Pratihar dynasties. They are going to defeat, that means ठीक है, वो डिफेंड कर रहे हैं हमारे वेस्ट वाले पार्ट को। इनका हमने मैप ऑलरेडी समझा है, और मैप हम देखते हैं तो दे आर रूलिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। अरब के लोग कहां से आ रहे हैं? यहीं से तो आ रहे हैं भाई। अब देखो इसको भी ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको पीछे समझाने की कोशिश की है कि
मोहम्मद बिन कासिम कब आया? 711-12 में आया, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम का आपको देखने को मिलेगा ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा, बट इसके साथ हम इस्लाम के आगमन को देख लेते हैं। इस्लाम जो है वो हमारे यहाँ आ चुका है और ये जो है डायनेस्टीज यहां से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेडर्स जो कुछ भी हैं, और जो कुछ भी अटैक हो रहा है अरबों के आक्रमण, दैट वाज डिफीटेड बाय द, दैट वाज सेव्ड बाय द, दैट वाज डिफेंड बाय द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज। और प्रतिहार का मतलब ही है दैट मींस सिक्योरिटी गार्ड, वी कैन से दैट। और ये इंडिया के इस वाले भाग को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? दैट मींस 8 से 10 सेंचुरी तक, और उसके बाद जो है इनको कन्नौज के लिए भी स्ट्रगल करना है। और जब हम देखेंगे यहां पर वैक्यूम आ जाएगा, यहां वैक्यूम आ जाएगा लड़ते लड़ते, तो यहां से हमें गजनबी और गौरी देखने को मिलेंगे। एंड द इंफॉर्मेशन इज टॉकिंग अबाउट इन द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ग्वालियर के अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है। इसमें एक दूसरा आएगा वत्सराज, ठीक है, जो है जो इतना फेमस नहीं रहेगा, और जब फेमस नहीं रहेगा तो मैंने उसके बारे में कुछ खास नहीं लिखा है, नाम रख दिया है बस यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आएगा नागभट्ट सेकंड। देखिए ये मैंने आपको क्या बताया, नागभट्ट सेकंड जो है वो आपको पाल डायनेस्टीज से कन्नौज को जीत लेता है और उसको अपनी कैपिटल बनाता है। तो ये इनका मोटे तौर पर यही है, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से रखा है। तो कन्नौज को ये अपनी कैपिटल बना लेते हैं, और कन्नौज को कैपिटल बनाने के बाद ये जो है लगभग लगभग आपका 33 के आसपास होगा, ये भी 33 के आसपास होगा, ठीक है। और ये है इस वंश का महान शासक। तो हर डायनेस्टीज में एक आपको ग्रेट रूलर जरूर देखने को मिलेगा, कहीं एक से ज्यादा हो सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो वैसे हम देखेंगे मिहिर भोज, और मिहिर भोज जो है वो टाइटल लेता है आदि वराह, ठीक है। इसके कई सिक्के भी देखने को मिलते हैं, और सिक्के जो हैं वो उस पर लिखा हुआ है आदि वराह, और ये प्रभास से आप जोड़कर समझ सकते हैं, ठीक है। अमरेंद्र बाहुबली है ना, थोड़ा वैसे भी आप समझ सकते हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द अमरेंद्र बाहुबली ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, कुछ टेंपल वगैरह भी बनाते हैं ग्वालियर में, है ना। और ग्वालियर वाला जो सेक्शन है आप कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के साथ के में रहता है। एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि एक आपको मिलेगा भोज, है ना, और भोज जो रूलर मिलेगा वो आपको परमार डायनेस्टीज में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी समय के हैं। और एक मिलेगा आपको मिहिर भोज, मतलब मिलेगा क्या, एक्चुअली मिल गया है, और ये जो मिल गया है मिहिर भोज है ना। और ये मिहिर भोज जो है वो है आपको देखने को मिलेगा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज का। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसीलिए मिहिर भोज इसके नाम के आगे जोड़ा जाता है। मिहिर भोज इज रिलेटेड टू द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज, वाइल द परमार रूलर इज कॉल्ड द भोज। और ये भोज भी अपने आप में खास है, इसका भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो भोज भी इंपॉर्टेंट है। ये है मिहिर भोज, इनका ये धुंधला धुंधला पिक्चर है थोड़ा, ये जो इनका आधार कार्ड का जो फोटो है वो सही से आया नहीं था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 3rd क्लास कैमरे से लिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कुछ मैंने पिक्चर्स यहाँ रखी हैं। तेली का मंदिर, दैट इज इन द ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर के फोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। गेट ऑफ तेली का मंदिर, ग्वालियर फोर्ट, करेक्ट है। नहीं, देखो राकेश जी, मैंने आपको बताया कि ये है मिहिर। मैं फिर से बता देता हूं, देखो भोज जो है वो 2 है, पहली बात। एक है मिहिर भोज, मैं फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। मिहिर भोज मिलेगा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रूलर, और एक है भोज, और भोज जो है वो मिलेगा आपको परमार डायनेस्टीज। टू कीप अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है, एक नाम जो है वो मतलब 2 नाम की वजह से क्या किया जा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, और इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहां पर मिहिर भोज जो है वो यूज किया जाता है। किसके लिए? गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए। तो भोज ना कहकर इसे मिहिर भोज कहा जाता है। और मुझे जैसा याद आ रहा है, सम्राट मिहिर भोज मार्ग, ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। यदि आप थोड़ा बहुत दिल्ली से फैमिलियर हैं, कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। और मिहिर भोज जो है मार्ग वो आपको देखने को मिलेगा। तो मिहिर भोज ये है आपका गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रूलर,
और ये है भोज, जिसको सिंपल कहा जाएगा, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये है आपकी कहानी, ये है तेली का मंदिर, और ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया भाई, है ना? ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे आता है महेंद्र पाल। महेंद्र पाल नाम देखिए, है ना? हाँ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखो, इस ये वाली जो कहावत है, मतलब जैसा मुझे याद आ रहा है, उसमें जो है वो राजा भोज है, ठीक है। राजा भोज मतलब ये परमार डायनेस्टीज का। एक्चुअली क्या है, देखिए, उसका कारण ये है क्योंकि राजा भोज जो है वो बहुत बड़ा विद्वान है, दैट मीन्स लिटरेचर्स का बहुत बड़ा ज्ञाता है, ध्यान दीजिएगा। और वो बहुत सारी बुक लिखता है, और वो बहुत सारी बुक्स कौन सी होती हैं, दैट मीन्स एक सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। एक आती है आपकी शालीवाहन, और भी बहुत सारी बुक जो है वो उनके द्वारा लिखी जाती हैं। ये संस्कृत या देवी सरस्वती का काफी बड़ा भक्त होता है, और यहाँ ये क्या करने वाला है, कई टेम्पल्स भी बनाने वाला है, और वो सरस्वती को समर्पित है। और सरस्वती की जो एक प्रतिमा लगाता है उनको कहा जाता है बाग देवी, करेक्ट है। और इस तरीके से ये टेंपल बनाता है अपनी कैपिटल का नाम है धार, दैट इज द इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एमपी। एमपी के वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। ये है आपका कौन, परमार वंश का राजा भोज। और ये राजा भोज मतलब इतना पढ़ा लिखा है, मतलब हम सीधी सी बात कह सकते हैं, उसके बाद बहुत सारी डिग्री हैं, तब ये कहावत बनती है, और वो है गंगू तेली। तो गंगू तेली का मतलब कह सकते हैं कि जिसे कुछ नहीं आता है। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कहावत जो है वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि इतिहास का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ठीक है, फिर भी हम समझ लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो महेंद्र पाल नाम पर गौर फरमाइएगा साहब, ठीक है। पाल का मतलब क्या होगा, वो गुटका वाला, लेकिन यहां पर दैट मीन्स, ठीक है, यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। और ये कंफ्यूज ना हो भाई, महेंद्र पाल मतलब कौन है, गुर्जर प्रतिहार के रूलर हैं। और ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यहां पर मिहिर भोज, ध्यान दीजिएगा, ये भोज का मतलब यहां मिहिर भोज है ना, ठीक है। जल्दबाजी में क्या है, वो मिहिर उड़ गए हैं, और उसके साम्राज्य को इसने क्या कर रखा, ठीक है, दैट मीन्स सेव करके रखा, और थोड़ा सा और भाग जो है उसने जीत लिया, और बाकी इनके बारे में कुछ खास नहीं है। इनके टाइम पर जो है वो उपाधि ली जाती है। देखो, उन्होंने अपना एरिया बढ़ाया, तो अब क्या है, हम राजा नहीं कहे जाएंगे, हम थोड़े बड़े राजा कहे जाएंगे, और बड़े राजा को हम महाराजा धीराज कहते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इनके दरबार में कुछ स्कॉलर्स होते हैं, और एक स्कॉलर है जिसका नाम है राजशेखरा, ठीक है। राजशेखरा या राजशेखरा या राजशेखर जो है वो आपको देखने को मिलेगा इनके दरबार में, और इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। तो ये बुक्स थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लेते हैं। डू यू रिमेंबर राजशेखर, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द काव्य मीमांसा, एंड काव्य मीमांसा इज द स्टोरी ऑफ द, वी कैन से दैट कि ही इज गोइंग टू वेरीफाई द स्टोरी ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड। याद करिए, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, देवी चंद्रगुप्तम, और देवी चंद्रगुप्तम का हीरो था चंद्रगुप्त सेकंड, करेक्ट है। और एक स्टोरी हमने देखा था जिसमें ध्रुव स्वामिनी जो है आपकी, उसकी हीरोइन है या एक्ट्रेस है, और हमने देखा था कि चंद्रगुप्त सेकंड ने कैसे पावर को कैप्चर कर लिया था, और इस तरीके से हमने कहानी सीखी थी। एंड दिस स्टोरी ऑल्सो मेंशन इन द काव्य मीमांसा, एंड दिस इज रिटन बाय द राजशेखर। ये राजशेखर ने लिखी एक बुक है जिसमें ये कहानी जो है स्टोरी वेरीफाई भी होती है। डू यू रिमेंबर, याद है ना आप लोगों को, ठीक है, बस, ठीक है। इसके बाद इनके द्वारा कई और बुक्स लिखी जाती हैं, जैसे हर विलास, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण। ऑल दीज बुक्स रिटन बाय द राजशेखरा के द्वारा लिखी जाती हैं, और राजशेखर जो है इस तरीके से बुक्स में कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई, तो ये थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। आगे आ जाइए, आगे का नाम है, दैट मीन्स आगे आने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट रूलर है, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे सर स्क्रीन में ना थोड़ा घुस जाएंगे, ठीक है, तो स्क्रीन में ना घुसे भाई, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं अगला रूलर है जिसका नाम महेंद्र पाल, और महेंद्र पाल से ही जुड़ा हुआ है महीपाल। नाम समझने की कोशिश करिएगा। तो पाल डायनेस्टीज के रूलर नहीं है भाई साहब, ये हैं आपके गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के रूलर।
और यहां पर हम देखते हैं कि यहीं पर कृष्णा थर्ड के जो है अटैक्स होते हैं, और कृष्णा थर्ड कोई और नहीं, दैट इज द रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टीज। जस्ट ध्यान दीजिएगा, इनके टाइम पीरियड पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। क्या वो उस टाइम आ गया है जब इसका पतन होगा? आंसर आएगा यस। ठीक है, मैंने आपको यही बताया 8 से 10वीं सेंचुरी के आसपास तक ये रहेंगे, इसके बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। सेम हमने यहां पाल के रूप में देखा था। Similarly, we will observe this situations, this scenario during the time of the गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज। करेक्ट है, तो ये थोड़ा सा कनेक्ट करते रहिएगा। और इसी के समय हम देखेंगे अल मसूदी नाम का जो है एक अरब यात्री आता है, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के बारे में बताता है कि इन्होंने काफी कुछ एरिया कैप्चर कर रखा है। तो कृष्णा थर्ड जो है उसको आप याद रखिएगा, इनके बारे में हम थोड़ा ऑलरेडी समझ चुके हैं, यदि आपको थोड़ा बहुत याद होगा पारांतक। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द 949? और यहां पर हम देखते हैं कि कृष्णा थर्ड जो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जब हम राष्ट्रकूट पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। करेक्ट है, इसके टाइम पर अल मसूदी आता है, और अल मसूदी जो है इन्हें कहता है अल जुजूर। अल जुजूर का मतलब क्या है? अल जुजूर का मतलब है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये ऐसे ही कह लीजिए, क्या होता है कि शब्द हैं, उन शब्दों को इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है, और शब्दों के मीनिंग्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। और ये बताते हैं कि भाई कि इनके पास बड़ी सेना होती है, बहुत सारे इनमें घुड़सवार होते हैं। ऐसा भी बताया गया है कि जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज हैं उनके पास क्या है, अच्छे किस्म के घोड़े होते हैं, या कह सकते हैं अश्व दल होता है। ठीक है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, यहां से हम ऐसे समझने की कोशिश करिए। यहां से हम देखेंगे कि जो घोड़े हैं वो सबसे अच्छी नस्ल के मिलते हैं, वो अरब के मिलते हैं। ठीक है, अरब के घोड़े जो हैं वो अच्छी नस्ल के होते हैं, और गधे हमारे यहाँ मिलते हैं, ऐसा हम समझ लेंगे। ठीक है, हमारे राजनेता गधे ही जैसे ही तो हैं भाई। ठीक है ना? एक केंद्र में खड़ा हो जाएगा, फिर एक स्टेट में खड़ा हो जाएगा, यही चलता रहेगा, और वो कुछ कुछ अजीब अजीब सी बातें भी करते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ गधे जो है वो ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ठीक है, आज की डेट में। ठीक है, राजनीति में सबसे अच्छे मिलते हैं, और ये हमारे देश का ही सिस्टम है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अरब के जो हैं घोड़े बहुत फेमस हैं, और अरब से इनका व्यापार होता है। और यहां पर सबसे पहले जो है एंट्री किसके पास होगी? वो आपको गुर्जर प्रतिहार में देखने को मिलेगी, और कोबरा बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा राकेश जी। ठीक है, गधे भी मिलते हैं और कोबरा भी मिलते हैं। ठीक है, और 2 दिन पहले जिसकी वो पार्टी में थे, अब उधर कर रहे हैं, तो ये चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का नेचर तो ईमानदारी, अब नैतिकता होनी चाहिए, और गधों का नेचर जो है वो गधों जैसा ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस शब्द का उपयोग किया है। बाकी सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो क्या होगा भाई, आचार संहिता लग रही है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, पता चला कि मुझे ही पकड़ लिया गया, कल क्लास कैंसिल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात जो है बाहर नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है। चंचल मन है। ठीक है, क्या करें, दर्द झलक आता है। ठीक है, और ये जो आपको हॉर्सेस देखने को मिलेंगे तो वो सबसे पहले यहीं पर आएंगे। इसी वजह से हम देखेंगे जो कैवलरीज हैं, या कह सकते हैं जो घोड़े का जो दल होगा, वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के पास बहुत अच्छा होगा। ठीक है, योगी के यहाँ से भी कुछ लोग यहाँ सर, हाँ भैया ठीक है। एक है, अभी एक एमपी में एक घटना हुई है, एक आपका जो सिपहिया है उसने ऐसा ऐसा कह दिया, कोरोना जो है वो चुनाव के टाइम पे खत्म हो जाता है, उसको जो है पकड़ लिया। हाँ, गधे का नाम भी बदनाम होता है। सही कहा आपने, यूपी के चुनाव में गधे का बहुत उपयोग किया गया था, अखिलेश यादव भी थे उस समय, शायद आपको याद होगा। तो हमने महिपाल के बारे में कहा, समझा, और किस तरीके से सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अरे आप तो समझदार बच्चे हो। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, मैं तो ऐसा कहता रहता हूँ। ठीक है, बाकी थोड़ा सा फन बना रहे, मजाक बनता रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए कहानी कैसे ट्विस्ट की ओर जाती है, और कहानी जो है पहुंच जाती है राजपाल के टाइम पे। कई बुक्स में से राजपाल भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट कर लीजिएगा भाई। राजपाल, या कह सकते हैं द रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। देखो, इनको भी क्या है, कंफ्यूजन करने के लिए यही नाम मिलते थे। हैं, सबके आगे पाल लगा दिया, जैसे कि सबके सब गुटखा खा रहे हैं। ये अजय देवगन ने सबको बदनाम कर रखा है। बदनाम क्या कर रखा है? सबको गुटखा की आदत लगा रखी है। इनको भी इन्होंने क्या है, गुटखा खिलाया होगा, इसीलिए इन्होंने अपना नाम राजपाल रख दिया और हमें कंफ्यूज कर दिया।
मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? ठीक है, तो ये जितना भी आप समझ रहे हैं कि ये सब प्रभाव जो है वो गुटके वाले का ही प्रभाव देखने को मिलता है, और यहाँ गुटका वाला जो है अपना नाम जो है ऐसे ही रख लेता है और हमें कंफ्यूज कर देता है, लेकिन ये गुटका वाला नहीं है भाई। ठीक है, ये कौन है? ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज का है, और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज का ये रूलर है, वो क्या कर रहा है? कन्नौज में रूल कर रहा है। देखो यहाँ पर हम ऐसे समझ लेते हैं, कन्नौज अप्रोक्सीमेटली ये लगभग एरिया है ना, और यहां पर हम देखेंगे अटैक शुरू हो जाते हैं। देखिए 1001 के आसपास हमें गजनवी देखने को मिलेगा। ठीक है, और गजनवी क्या करने वाला है? इंडिया पर अटैक करने वाला है, और वो कहता है गुटखा खाकर, ठीक है, मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। ठीक है साहब, आ जाओ। ठीक है, एक ये क्या करते हैं? अटैक करने कहां पहुंच जाते हैं? कन्नौज पहुंच जाते हैं। कन्नौज में इस समय कौन रूल कर रहा है? राजपाल कर रहा है। राजपाल जो है वो कन्नौज का रूलर है, और ये कन्नौज का जो है रूलर भागकर जो है इधर की ओर आता है, और इधर पर एक रूलर देखने को मिलेंगे, चंदेल डायनेस्टीज। मेरी बात समझ में आई? मध्य भारत में मध्य प्रदेश के आसपास, खजुराहो के आसपास वाला क्षेत्र है, और यहां पर जो है वो एक रूलर रूल कर रहा है जिसका नाम है विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल जो है वो यहां पर रूल कर रहे हैं, और ये कन्नौज का रूलर जो है वो भागकर आता है कहां की ओर? ये भागकर आ रहा है, ये देखो, ये भागकर आ रहा है, और ये चंदेल डायनेस्टीज के पास भागकर आएगा, और ये विद्याधर चंदेल जो है राजपाल को मार देता है। ध्यान दीजिएगा, बोला कि तुमने बेइज्जती करवा दी है ना, गुटखा तो खा रहे हो, ऊपर से बेइज्जती और करवा दी। और इस तरीके से ये कहानी देखने को मिलती है। तो ये गजनवी के आक्रमण के समय की घटना है, और गजनवी जो है इनको खदेड़ता है, या कह सकते हैं इनको भगाता है। ये राजपाल भाग कर आ जाते हैं, बोला तुमने जो है गुटके का नाम बदनाम कर दिया है और तुम भाग कर आ गए हो, और विद्याधर चंदेल जो है राजपाल को मार देता है। ऐसा सिनारियो देखने को मिलता है। ठीक है, तो भैया गुटका भी खाइए लेकिन समझदारी के साथ। और ये ऐसे मतलब ये डायनेस्टीज का ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका जो नॉन रूलर है वो है यशपाल। इस तरीके से ये कहानी भी खत्म की ओर हो जाती है। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है, तो ये है आपका गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज का सिनारियो, और ये सिनारियो हमने समझने की कोशिश की है। ये ज्यादा इनका कुछ वैसा देखने को नहीं मिलता है कि जो कुछ इतिहास, और मोटे तौर पर इनका जो जैसे हमने देखा था बौद्ध धर्म को संरक्षण देते हैं कौन? पाल डायनेस्टीज। यहां इनकी तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो था वो हमने देख लिया है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टीज की ओर। ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टीज की यदि हम बात करें तो ये कौन थे? मैंने आपको पीछे ही बताया है भाई। ठीक है, पीछे मैंने आपको जब सिनारियो बता रहा था, और जब सिनारियो हमने देखा था, तो ये कौन थे? वातापी चालुक्यास। और वातापी चालुक्यास किसके टाइम समय थे? हर्ष के टाइम पे थे, और हर्ष के टाइम पे आपको पुलकेशिन सेकंड देखने को मिलेगा। ये देखो फिर से आ गया है ना, ये वही है जो बेसिकली जिसने फैसल खान को मारा था, और देखो फिर से आ गया। तो भाई समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कहानी जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो पुलकेशिन के सामंत थे कौन? राष्ट्रकूट डायनेस्टीज के, और राष्ट्रकूट डायनेस्टीज जो है वो वातापी को रिप्लेस करते हैं, राष्ट्रकूट आते हैं, और राष्ट्रकूट को रिप्लेस कौन करेंगे? कल्याणी करेंगे। ऐसा हमें पता है, ऐसा हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। करेक्ट है। और इस तरीके से हम देखते हैं इनकी कैपिटल, और कैपिटल है इनकी मान्यखेत, और मान्यखेत शोलापुर के पास देखने को मिलेगा। इसका जो नॉन रूलर है, द नेम इज कॉल्ड दंती दुर्ग, है ना? समझ में आया? ठीक है, और ये दंती दुर्ग ऐसे ही समझ लीजिए, सुबह सुबह जो दंत क्रांति करते हैं ना, वो यहीं से आया है, ऐसे समझ लो। ठीक है, आगे हम देखते हैं द मेन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज, एंड खास हम देख लेंगे दिस इज वेरी फेमस, एंड दिस वेरी फेमस नॉट फॉर द वॉर, दिस इज वेरी फेमस फॉर द ए काइंड ऑफ द कैब टेम्पल। एक प्रकार का एक मंदिर इनके द्वारा बनाया जाता है, और वो मंदिर है कैलाश मंदिर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि शिव को समर्पित होगा, शैव धर्म से संबंधित होगा। और ये गुफा, ये कह सकते हैं पहाड़ को काट कर बनाया गया है भाई। ठीक है, और ये एलोरा में मंदिर बनाया गया है, और मुझे जैसा याद आ रहा है, आई थिंक ये गुफा नंबर 5 में देखने को मिलेगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मोटे तौर पर ही इज गोइंग टू कंट्रीब्यूटेड इन द रिलीजन्स। ठीक है, और इस वजह से इन्हें फेमस बताया जा रहा है। ठीक है, कृष्णा फर्स्ट। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कहानी है कृष्णा की। आगे देखते हैं, और आगे एक आता है रूलर जिसका नाम है, वो है अमोघवर्ष। जरा गौर फरमाइएगा इनके टाइम पीरियड पर।
इनके टाइम पीरियड पर गौर फरमाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इनका टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा खासा है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया काम किए हो। क्या ऐसा काम कर दिए हो अमोघ साहब जिसकी वजह से आपने इतना लंबा टाइम पीरियड सरवाइव कर दिया। ये भाई साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ही इज गोइंग टू फॉलो द जैनिज्म, जैन धर्म को मानते हैं। और जैन धर्म का कंसेप्ट क्या है? क्या ये वॉर करेंगे? आंसर आएगा नो, ही इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स में भाग नहीं लेंगे, और वो शांति की नीति में पालन करेंगे। जहां जो व्यक्ति शांति की नीति में पालन करता है तो हम देखते हैं कि वो उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा जाएगा। और लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या होगा भाई? लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा तो लड़ाई झगड़ा सीधी सी बात है एम्पायर को खत्म कर देगा। तो अमोघ वर्ष जो है वो शांति की नीति का पालन करते हैं, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से दूर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ही इज गोइंग टू फॉलो द जैनिज्म्स, और जैनिज्म्स का कंसेप्ट ही है सत्य और अहिंसा। और अहिंसा मतलब वॉर से दूर रहिए, और दूर रहते हैं तो शांति की नीति का पालन नहीं निपट जाएगा, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अमोघ वर्ष के बारे में इस तरीके की कहानी देखने को मिलती है। और ये है आपका, अब इनके टाइम पे शांति है तो क्या करोगे? शांति है तो हमें देखने को मिलेगा वो इनका बोरियत, और बोरियत देखने को मिलेगा तो यहां पर वो क्या करते हैं, वो कन्नड़ भाषा को कंट्रीब्यूट करते हैं अपना टाइम। जैसे लॉकडाउन में लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है, तो वैसे ही हम देखेंगे कि इनके यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, इसका मतलब वो लड़ाई झगड़े से दूर हैं। और जब दूर हैं तो क्या करेंगे, कन्नड़ भाषा में एक ग्रंथ लिखेंगे, कविराज मार्ग, और उसी नाम का एक टाइटल लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कहानी है वो हमें देखने को मिलेगी अमोघ वर्ष के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, उसी नाम का ये आपका टाइटल भी ले लेते हैं। ये है कहानी आपकी राष्ट्रकूट डायनेस्टीज की। ठीक है, अमोघ वर्ष जो है इनके दरबार में आपको कुछ और लोग भी देखने को मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि इनके दरबार में कुछ आपके दरबारी भी देखने को मिलेंगे जिनको ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, जैसे हम देखेंगे कि जिनसेन है, और जिनसेन की बुक का नाम है आदि पुराण, तो बोथ आर गोइंग टू, दैट मींस, ठीक है, मैंने मेंशंस कर दिए हैं। और यहां पर हम देखते हैं गणित सार संग्रह, तो महावीराचार्य ने लिखा है गणित सार संग्रह। ठीक है, तो ये बुक्स हैं। आप लोगों को मैं इस तरीके से कहूंगा सजेशंस कि क्या करें कि ये जो बुक्स हैं जिनको क्या है आपको याद ही रखना पड़ेगा, जो मेन बुक्स हैं उनका आप क्या कर लें, उनका एक कंपाइलेशन कर लें। आप भी एक मंडल की रचना कर दें, और अपनी नोटबुक के सबसे आखिरी में ऐसा कह सकते हैं बुक्स लिख लें, यहां पर आपका राइटर का नाम लिख दें, जितनी भी बुक्स आती हैं उनको एक एक करके यहां पर मेंशन करते जाएं। ठीक है, यहां पर राइटर का नाम ताकि क्या है आपको वो याद रहे। जैसे कालिदास हमने सीखा है, जैसे हमने देखिए, जैसे हमने अमरदास अमर सिंह को देखा है, जैसे हमने और भी अलग अलग बुक्स को देखा है, तो उससे उनके राइटर्स पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कभी जैसे आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, जैसे हम देखेंगे अग्निमित्रम है, ये किसकी बुक है, या थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक एक लाइन। तो इसको कंपाइलेशन कर लीजिए, और कंपाइलेशन करने के बाद रोज सुबह दोपहर शाम उसको घुट्टी लगाकर पी लीजिए। जैसे डॉक्टर क्या बोलता है, भैया क्या है, बीमार हो गए, बोला ठीक है, बोला 3 डोज ले लो सुबह दोपहर शाम। आप भी जो है सुबह दोपहर शाम जो है इनको थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, मेमोराइज करते जाइए, और कुछ समय बाद आपको ये ठीक हो जाए, मतलब आपको ये आपको इसका मतलब मेमोराइज हो जाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है, ये एक मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा इंद्र थर्ड। डू यू रिमेंबर इंद्र थर्ड? और इंद्र थर्ड की कहानी जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है, दैट मीन्स, ठीक है, आगे देखो, सॉरी, इंद्र थर्ड का कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एक्चुअली वो कृष्ण थर्ड का होता है। ठीक है, ये नंबर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, हालांकि नंबर याद नहीं रखना, लेकिन कृष्णा थर्ड के साइन पे हमें थोड़ा देखने को मिलेगा 949 का बैटल। और ये 949 का बैटल जो है वो आप लोगों को पता है, दैट इज द ताकुलम बैटल। ये ताकुलम का बैटल किस किस के बीच में हुआ था, कोई बताएगा भाई? बैटल ऑफ ताकुलम, दैट इज इन बिटवीन द टू पार्टीज, एंड वो दो पार्टीज कौन कौन सी हैं? इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ जाऊंगा, और इस क्वेश्चन को हम
guys are getting my voice. I'm talking about the Krishna third achievement, and Krishna third achievement is related to the battle of Takkolam and Takkolam. ओके राजवीर जी, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं इसको कि थोड़ा सा, राजवीर जी आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। मैं थोड़ा सा एक काम करूंगा कि इसको थोड़ा प्रिंटिंग वाले फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट करवा दूंगा, ठीक है। कुछ कोशिश करता हूं क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन अब मुझे ही करना पड़ेगा, तो आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं करने की कोशिश करूंगा ताकि ये कम से कम उसमें हो जाए, ठीक है। ये मैं करता हूं, ठीक है। चलो राकेश जी, यू आर राइट, ठीक है। ये आपका बैटल जो है 949 में मिलेगा, चोल और राष्ट्रकूट में। नहीं अंसारी जी, पांड्य रूलर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। पांड्या ने तो कल अपना मैच जिता दिया भाई, ठीक है। पांड्या का लेकिन यहां से पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। पांड्या जो है बिल्कुल, देखो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखो अंसारी जी ने जो आंसर दिया है उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश है। राष्ट्रकूट कहां रूल कर रहे हैं, देखिए ये, और आपको पांड्या कहां देखने को मिलेंगे, ये, और पांड्या के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे ये है चेर, ये है चोल, और ये आपको यहां ऊपर थोड़ा सा देखने को मिलेंगे पल्लव। तो देखिए यहां से आप कनेक्ट करके देखिए, चोलास, ठीक है, और ये इनके बीच में बैटल देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये इनके बीच में बैटल देखने को मिलेगा, राष्ट्रकूट एंड चोलास। पांड्य का एम्पायर जो है वो नीचे आपको देखने को मिलेगा, ये पांड्य तो हो नहीं सकता है। मैं नहीं राजवीर जी, आपकी बात को मैं बिल्कुल कंसीडर करता हूं, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को क्या है कि टाइम लग जाता है बाकी चीजें बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं स्लाइड्स ही ज्यादा प्रेफर कर देता हूं, बट फिर भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पर काम करूंगा, मतलब बाकी लोगों की भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, उस पर काम करूंगा, तो मैं एक बार कोशिश करूंगा। तो आंसारी जी, यू गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मैपिंग क्लियर कर लें हम, ठीक है, तो आपका आंसर भी जो है वो थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इस बैटल के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूं। ये हमने बैटल बाकायदा डिस्कस किया था, और इसके बाद की कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, और इस चैप्टर के बाद हम आगे की कहानी को कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप दैट जो वॉइस का प्रॉब्लम किसी को आ रहा था तो वो शायद क्लियर हो गया होगा, मतलब आवाज प्रॉपरली आ रही है। देखिए आप लोग ही बताएंगे तभी मुझे क्लियर हो पाएगा, और ये ड्यूरिंग द क्लास ही थोड़ा बहुत हो पाता है। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।